मॉडर्न फिजिक्स देखिए हमारे पास दो किस्म की फिजिक्स है, क्लासिकल फिजिक्स, ओल्ड फिजिक्स या न्यूटनियन फिजिक्स। ठीक है, ओल्ड फिजिक्स या क्लासिकल मैकेनिक्स में हम मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं और स्मॉल स्पीड्स मोशन को हम पढ़ते हैं। ठीक है, और मॉडर्न फिजिक्स में हम माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं मूविंग विद हाई स्पीड और रिलेटिविस्टिक स्पीड। इफ द स्पीड इज कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट, मतलब हाई स्पीड जिसको हम स्पीड ऑफ लाइट के साथ कंपेयर कर सकते हैं, इक्वल नहीं होता, इसको हम रिलेटिविस्टिक स्पीड कहते हैं। तो उसको मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ते हैं, उसको हम मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ते हैं। याद रखिए, क्लासिकल मैकेनिक्स एज अ होल जो है, जिसको हम ओल्ड फिजिक्स भी कहते हैं, वो न्यूटन लॉज पे डिपेंडेंट है और मैक्सवेल इक्वेशंस पे डिपेंडेंट है। मैक्सवेल इक्वेशंस और न्यूटन लॉज क्लासिकल फिजिक्स को या ओल्ड फिजिक्स को कंप्लीट करता है। हर एक जवाब क्लासिकल फिजिक्स में न्यूटन लॉज और मैक्सवेल इक्वेशंस के पास मौजूद है। ठीक है, कुछ ऐसी चीजें थे, क्योंकि थोड़ा सा मैं हिस्ट्री आपको बता दूं कि 19th सेंचुरी में साइंटिस्ट ने यह ऐलान किया था कि द स्टडी ऑफ नेचर इज कंप्लीटेड। द स्टडी ऑफ नेचर इज कंप्लीटेड। नेचर का स्टडी आपके पास है वो कंप्लीट हो गया है, क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था जिसका सॉल्यूशन जो है न्यूटन लॉज और मैक्सवेल इक्वेशंस के पास ना हो। ठीक है, लेकिन फिर कुछ ऐसे फिनोमेनास आ गए कि जिसका सॉल्यूशन या जवाब न्यूटन लॉज या मैक्सवेल इक्वेशंस के पास नहीं था। ठीक है, तो फिर 1900 में प्लैंक्स रेडिएशन लॉ आया और 1905 में आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो कि क्लासिकल मैकेनिक्स के मुताबिक से एक्सप्लेन नहीं हो रहा था, उसको उसने एक नए आइडिया से प्लैंक्स रेडिएशन लॉ पे एक्सप्लेन किया। ठीक है, और फिर 1905 में मॉडर्न फिजिक्स की शुरुआत हो गई, एक नया कंसेप्ट हमारे पास आया। ठीक है, तो मॉडर्न फिजिक्स के दो फिर मेन ब्रांचेस है, क्वांटम मैकेनिक्स, स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में आपके पास जो है हाई स्पीड स्टडी। ठीक है, रिलेटिविस्टिक स्टडी, इफ द स्पीड इज कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट, उसको हम मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ते हैं। और याद रखिए, हाई स्पीड मोशन के लिए न्यूटन लॉज फेल हो जाते हैं। मॉडर्न फिजिक्स में न्यूटन लॉज और मैक्सवेल इक्वेशंस दोनों फेल हो जाते हैं। ठीक है, और ये भी याद रखिए कि अगर आप क्लासिकल फिजिक्स में मॉडर्न फिजिक्स के थ्योरीज और लॉज इस्तेमाल करते हैं या रूल्स इस्तेमाल करते हैं तो वो गलत जवाब आपको देंगे। ठीक है, और अगर मॉडर्न फिजिक्स में आप क्लासिकल फिजिक्स के लॉज या थ्योरी इस्तेमाल करेंगे वो गलत आपको जवाब देंगे। ठीक है, सो दो किस्म के साइंसेस हमारे पास है, क्लासिकल और मॉडर्न फिजिक्स, और हर एक फिजिक्स की अपने अपने बाउंड्रीज है। क्लासिकल फिजिक्स के लॉज को आप मॉडर्न फिजिक्स में इस्तेमाल नहीं कर सकते और मॉडर्न फिजिक्स को आप क्लासिकल मैकेनिक्स में इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स एटॉमिक लेवल या उससे स्मॉलर, उसका जवाब मॉडर्न फिजिक्स आपको देगा। ठीक है, लेकिन मैक्रोस्कोपिक लेवल, प्लेनेटरी सिस्टम, आप जो इर्द गिर्द जो चीजें देखते हैं, ठीक है, या मोशन ऑब्जर्व करते हैं, इसका जवाब आपको क्लासिकल फिजिक्स देता है। ठीक है, जिसको हम ओल्ड फिजिक्स भी कहते हैं। ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स में आगे जाने से पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस को पढ़ते हैं। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस को पढ़ते हैं। एनी कोऑर्डिनेट सिस्टम फ्रॉम वेयर इवेंट इज ऑब्जर्व्ड, ठीक है, और इवेंट आपके पास क्या होता है? ठीक है, इवेंट समथिंग इज हैपनिंग, कुछ हो रहा है और उसको आप स्टडी कर रहे हैं, वो इवेंट कहलाता है। ठीक है, और कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये आपके पास एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। XYZ, दिस इज द ऑरिजिन। आसान अल्फाज में आप जहां से ऑब्जर्वेशन करते हैं उसको आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। अगर आप रूम से ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप रूम में हैं और बाहर किसी बंदे के मोशन को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप रूम में हैं, आप एक मॉस्किटो के फ्लाई को जो है, ठीक है, वो फ्लाइट कर रहा है, उसको आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। मॉस्किटो उड़ रहे और उसको आप ऑब्जर्व कर रहे, स्टडी कर रहे हैं, तो आपका रूम आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। आप गाड़ी में हैं और गाड़ी से
आप बाहर किसी दूसरे गाड़ी के मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो गाड़ी आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। आप ट्रेन में है और ट्रेन से आप ऑब्जर्वेशन करें तो ट्रेन आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। ठीक है, आप मून पे है, मून से आप किसी चीज को ऑब्जर्व करें तो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस मून होगा। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो जगह जहां से आप ऑब्जर्वेशन करते हैं। ठीक है, याद रखिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपके पास जो है वो दो किस्म के हैं। नंबर फर्स्ट इनर्शियल फ्रेम और सेकंड आपके पास जो है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसको हम कहते हैं नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम। ठीक है, इनर्शियल फ्रेम, नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम। ए इज इक्वल टू 0 और ए इज इक्वल टू 0 का मतलब आपके पास होता है रेस्ट, ठीक है, एंड यूनिफॉर्म मोशन। एक बॉडी अगर रेस्ट में है वो इनर्शियल फ्रेम में आपके पास होगा, अगर यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, ठीक है, तब एक्सेलरेशन 0 होगा और फ्रेम आपके पास जो होगा वो इनर्शियल फ्रेम होगा। तो नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। और इसमें याद रखिए इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन लॉज आपके पास जो है वो एप्लीकेबल होते हैं। और तीसरी बात आपके पास ये है कि न्यूटन लॉज के रिजल्ट सेम होते हैं, सेम रिजल्ट्स इन ऑल इनर्शियल फ्रेम्स। ठीक है, नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम, न्यूटन लॉज आर एप्लीकेबल इन इनर्शियल फ्रेम और न्यूटन लॉज के जो रिजल्ट्स होते हैं वो सेम होते हैं। तो हर वो फ्रेम या वो तमाम फ्रेम्स जिसमें न्यूटन लॉज एप्लीकेबल हो और न्यूटन लॉज के रिजल्ट सेम हो, हर उस फ्रेम को हम इनर्शियल फ्रेम कहते हैं। याद रखिए अर्थ रियलिटी में नॉन इनर्शियल है, अर्थ एक्सेलरेटेड मोशन करता है, लेकिन अगर आप अर्थ पे देखें तो हम एक्सेलरेशन फील ही नहीं करते, तो इसीलिए इट इज कंसीडर्ड टू बी इनर्शियल, अर्थ इज कंसीडर्ड टू बी इनर्शियल। ठीक है, नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम अगर ए आपके पास नॉन जीरो हो मींस एक्सेलरेटेड फ्रेम। ठीक है, कोई भी एक्सेलरेटेड फ्रेम, अगर आप कार में जा रहे हैं और कार का वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है, तो फिर कार आपके पास जो होगा वो इनर्शियल फ्रेम होगा। अगर आप कार में जा रहे हैं और कार एक्सेलरेटेड मोशन कर रहे हैं वो नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा। ठीक है, तो नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम इनर्शियल और एक्सेलरेटेड फ्रेम आपके पास है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम कहलाता है। और याद रखिए नॉन इनर्शियल में न्यूटन लॉज एप्लीकेबल नहीं होते, इसको आप उल्टा करें, इसमें इनर्शियल में न्यूटन लॉज एप्लीकेबल है, नॉन इनर्शियल में न्यूटन लॉज एप्लीकेबल नहीं है। नॉन इनर्शियल में न्यूटन लॉज के रिजल्ट्स डिफरेंट होते हैं, न्यूटन लॉज के रिजल्ट्स क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ठीक है, नॉन इनर्शियल फ्रेम में, तो ये बात याद रखिए। और यहां पर हम अर्थ पे दोनों फ्रेम्स को जो है वो ऑब्जर्व कर सकते हैं, इनर्शियल भी और नॉन इनर्शियल भी। नॉन एक्सेलरेटेड, इनर्शियल और एक्सेलरेटेड आपके पास जो होगा वो नॉन इनर्शियल फ्रेम आपके पास होगा। ठीक है, तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अर्थ पे एक बॉडी पड़ा हुआ है, जमीन पे एक बॉडी पड़ा हुआ है और उस पर आप फोर्स लगा रहे हैं और उसमें एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, अगर वही बॉडी ट्रेन में पड़ा हुआ है और ट्रेन में आप उतना ही फोर्स उस बॉडी पे लगा रहे हैं और उतना ही एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, तो फिर ट्रेन इनर्शियल फ्रेम होगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा। ठीक है, इनकम्प्लीट इनफॉर्मेशन या नन ऑफ दीज। तो अगर वो एक्सेलरेशन जो अर्थ पे प्रोड्यूस हो रहा है बॉडी में, वही एक्सेलरेशन अगर ट्रेन में भी उस बॉडी में आप उतनी फोर्स लगाकर प्रोड्यूस कर रहे, इसका मतलब ये होगा कि ट्रेन भी इनर्शियल फ्रेम होगा। ठीक है, अगर एरोप्लेन में उतने ही मास पे आप उतना ही फोर्स लगा रहे और वही एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसका मतलब आपके पास ये होगा कि एरोप्लेन भी आपके पास इनर्शियल फ्रेम होगा। लेकिन जमीन पे एक बॉडी पड़ा हुआ है, उस पर आप फोर्स लगा रहे हैं, उसमें एक्सेलरेशन ए प्रोड्यूस हो रहा है, अगर उतना ही बॉडी वो किसी ट्रेन में हो, किसी एरोप्लेन में हो और आप उतने ही फोर्स लगा रहे हैं, बट एक्सेलरेशन प्रोड्यूसेस इज डिफरेंट, इट मींस द फ्रेम इज अ नॉन इनर्शियल फ्रेम। अगर आपका फ्रेम इनर्शियल है और आप किसी दूसरे फ्रेम को ऑब्जर्व करें तो वो भी आपको इनर्शियल नजर आएगा, वो भी आपको इनर्शियल नजर आएगा। ठीक है,
याद रखिए दो वर्ड आपको साइंस में बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। एब्सोल्यूट का मतलब आपके पास ये होता है फिक्स्ड और कांस्टेंट, ठीक है, और एब्सोल्यूट का मतलब ये होता है दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसको हम एब्सोल्यूट कहते हैं। और रिलेटिव वर्ड, ठीक है, रिलेटिव वर्ड का मतलब होता है नॉट फिक्स्ड और कांस्टेंट, नॉट फिक्स्ड और कांस्टेंट, और इसका मतलब आपके पास ये होता है कि डिपेंड्स अपॉन फ्रेम ऑफ अ रेफरेंस, डिपेंड्स अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। साइंस में दो वर्ड्स आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। एब्सोल्यूट का मतलब होता है फिक्स्ड और कांस्टेंट, मींस इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम, और आपके पास जो रिलेटिव है उसका मतलब आपके पास होगा नॉट फिक्स्ड और नॉट कांस्टेंट, और ये जो है ये डिपेंड करेगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे, ठीक है, सिंपल इसका मतलब आपके पास ये है। अगर देखिए मैं एक गाड़ी में हूं, ठीक है, लेट्स सपोज ये आपके पास मैं ले रहा हूं एक बस, ठीक है, ये आपके पास बस, और बस में एक ऑब्जर्वर है, बस में एक ऑब्जर्वर है, और वो बॉल को ऊपर फेंक रहा है और फिर वो नीचे आ रहा है परपेंडिकुलर। तो ये ऑब्जर्वर इस बॉल के मोशन को परपेंडिकुलर ऑब्जर्व करेगा, लेकिन अगर कोई ऑब्जर्वर इस फ्रेम से बाहर हो, ठीक है, अगर ये इस फ्रेम से बाहर हो तो ये कौन सा पाथ ऑब्जर्व करेगा? ये पैराबोलिक पाथ इस बॉल का ऑब्जर्व करेगा। बस में लेट्स सपोज बस जा रहे, बस में आप है और आप उसमें किसी चीज को ऊपर फेंक रहे हैं, तो आप परपेंडिकुलर मोशन को ऑब्जर्व करेंगे। दूसरा ऑब्जर्वर है वो बस से बाहर है, वो आपको ऑब्जर्व करे, वो उस बॉल को ऑब्जर्व करे, तो वो बॉल के पाथ को पैराबोलिक ऑब्जर्व करेगा, ठीक है, वो बॉल के पाथ को पैराबोलिक ऑब्जर्व करेगा, ठीक है, ये याद रखिए। तो इसका मतलब ये है इसका फ्रेम जुदा है, इसका फ्रेम जुदा है, वो बस में है, ये ग्राउंड पे है। तो देखिए ये जो मोशन उसने ऑब्जर्व किया, तो इसने पैराबोलिक पाथ पे मोशन ऑब्जर्व किया, उसने परपेंडिकुलर पाथ पे ऑब्जर्व किया। इसका मतलब यह है कि द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज रिलेटिव, ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज अ रिलेटिव, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं इस तरह कह दूं कि बस में आप लोग बैठे हुए हैं, तो एक दूसरे के निस्बत से आप रेस्ट में होंगे, एक दूसरे के निस्बत से आप रेस्ट में होंगे, ठीक है, लेकिन अगर आपको बाहर कोई देख रहा है तो आप मोशन कर रहे हैं, ठीक है। बस में बहुत से आप लोग बैठे हुए हैं, तो आप एक दूसरे के निस्बत से रेस्ट में हैं, और अगर आपको बाहर से कोई देख रहा है, ठीक है, तो आप मोशन कर रहे हैं। तो अगर आपका फ्रेम डिफरेंट हो तो ऑब्जर्वेशन इज डिफरेंट, और ये वजह है कि हम कहते हैं कि देयर इज नो एब्सोल्यूट रेस्ट, देयर इज नो एब्सोल्यूट मोशन, देयर इज नो एब्सोल्यूट डायरेक्शन ऑफ मोशन, एवरीथिंग इज रिलेटिव, एवरीथिंग इज रिलेटिव, ठीक है। मैं एक दूसरा एग्जांपल आपको दे रहा हूं। ये लेट्स सपोज बस है और बस में एक ऑब्जर्वर है, ठीक है, बस में एक ऑब्जर्वर है और आप बॉल को फेंक रहे हैं, बस है, ठीक है, बस का जो वेलोसिटी है लेट्स सपोज वो 3 मीटर पर सेकंड है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ अ बस 3 मीटर पर सेकंड, और ये आपके पास बॉल का वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकंड। तो देखिए ये ऑब्जर्वर इस बॉल को फेंक लेता है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो ये ऑब्जर्वर इस बॉल की स्पीड को 1 मीटर पर सेकंड ऑब्जर्व करेगा, ठीक है। लेकिन अगर एक ऑब्जर्वर ग्राउंड पे खड़ा है, ये रेस्ट में है, ये रेस्ट में है, तो ये इस बॉल के स्पीड को क्या ऑब्जर्व करेगा? 1 + 3। इफ द मोशन ऑफ अ बॉल इज अलोंग द मोशन ऑफ अ बस, तो ये ऑब्जर्व करेगा 4 मीटर पर सेकंड। जमीन पे है, ये इस बॉल की स्पीड को 4 मीटर पर सेकंड ऑब्जर्व करेगा, क्योंकि बस भी 3 मीटर पर सेकंड से जा रहे हैं और बॉल को भी फेंका ये अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बस, तो ये ऑब्जर्वर 4 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी ऑब्जर्व करेगा, ये ऑब्जर्वर 1 मीटर पर सेकंड ऑब्जर्व करेगा। क्यों? क्योंकि इसका फ्रेम अर्थ है, जमीन पे खड़ा है, ठीक है, और इसका फ्रेम ये बस है। सो फ्रेम डिफरेंट है तो इनके ऑब्जर्वेशन डिफरेंट है, और इस कायनात में याद रखे एवरीथिंग इज रिलेटिव,
कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं है, एवरीथिंग इज रिलेटिव। ठीक है, अब मैं आपको इसको इस तरह भी कह सकता हूं कि देखिए आपका टेस्ट है 28 सितंबर को, ठीक है, ज्यादा चांस नहीं बल्कि जो है कंफर्म 20 सितंबर को आपका टेस्ट है। अब कुछ स्टूडेंट्स कह रहे टाइम कम है और टेंशन उन्होंने ली है, ठीक है, तो वो आप सोच रहे टाइम कम है और यही सोच के कि टाइम कम है आप स्टडी नहीं कर सकते, तो ऑब्वियसली आप टेस्ट क्वालिफाई नहीं कर सकते, आपको प्रॉब्लम होगा। लेकिन अगर आप माइंड इस तरह बन रहे कि नहीं यार टाइम बहुत ज्यादा है, ठीक है, और आप टाइम सही तरीके से मैनेज कर ले, तो ये 1 महीना टाइम ये बहुत बड़ा टाइम है, इसमें आप सारा स्टडी कर सकते हैं। सो एवरीथिंग इज रिलेटिव, डिपेंड करते आपके माइंड पे, आप क्या सोच रहे हैं। यार टाइम तो कम है, आप टेंशन आपने ले ली, आप स्टडी नहीं कर सकते। किसी ने टेंशन लिए कि मेरे मार्क्स कम है, ठीक है, तो मैं तो इतने मार्क्स लूंगा फिर भी नहीं हो सकता। मुख्तलिफ किस्म की आपकी सोच होती है, तो एवरीथिंग इज रिलेटिव। ठीक है, एक छोटी सी बीमारी भी हो, अगर आप उसको अपने जहन पे सवार करें कि बस मैं तो इस तरह और मैं तो मर जाऊंगा, वो छोटी सी बीमारी आपके लिए बहुत बड़ी बीमारी हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए बी स्ट्रांग, ठीक है, मजबूत बने, माइंड को मजबूत करे, स्टडी करे, टाइम को सही तरीके से मैनेज करे। टाइम बहुत ज्यादा है तो आप पे टेंशन नहीं होगा, आप रिलैक्स स्टडी करें तो थोड़ा सा स्टडी भी जो आप कर रहे हैं वो आपके लिए इफेक्टिव होगा। लेकिन अगर आप लोगों ने टेंशन लिया है, ठीक है, तो फिर आप अगर सारा दिन भी किताब के सामने बैठे हुए हैं, तो आपने माइंड इस तरह बनाया हुआ है, आपने फ्रेम इस तरह बनाया हुआ है कि टाइम नहीं है, तो आप स्टडी नहीं कर सकते। ठीक है, तो बिल्कुल मैं स्टूडेंट्स को कहता हूं कि आप टेंशन के कश्तियों को जला दें, टेस्ट आपने देना होगा। टाइम जो भी हो, अभी भी बहुत सा टाइम है। ठीक है, 1-1 घंटे में तारीख पढ़े, लोगों ने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, तो आपके पास तो 1 महीना है। ठीक है, तो एवरीथिंग इज रिलेटिव, कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं है, हर चीज रिलेटिव है और सब कुछ आपके माइंड पे डिपेंड करता है, सब कुछ आपके माइंड पे डिपेंड करता है। अगर आप नेगेटिव सोचते हैं आपके साथ नेगेटिव होगा, अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं आपके साथ पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये बात याद रखें। तो यहां पर साइंस भी आपको यही कहता है, साइंस भी आपको यही कहता है कि इस दुनिया में तो छोड़े, इस कायनात में कुछ एब्सोल्यूट नहीं है, एवरीथिंग इज रिलेटिव। और रिलेटिव का मतलब ये होता है डिपेंड्स अपॉन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, और अगर मैं आपको कहूं डिपेंड्स अपॉन योर माइंड, ठीक है, तो माइंड को ठीक करे, पढ़े, टेंशन एक साइड पे करे, बस मैंने पढ़ना है, ये टाइम बहुत ज्यादा है, तो टाइम को सही तरीके से मैनेज करे। ठीक है, तो इंशाल्लाह आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो ये स्टडी भी आपके लिए इफेक्टिव होगा। और अभी टाइम आपके पास कम है, तो आपके पास जितनी भी बुक्स है, ठीक है, उसको और बुक्स, एक्स्ट्रा बुक्स, उसको एक साइड पे रखें। आप सिर्फ टेक्स्ट बुक पे फोकस करें, आप सिर्फ हमारे लेक्चर्स पे फोकस करें, आप सिर्फ और सिर्फ जो है QC के बुक के MCQs करें और संडे टेस्ट दें। मैं गारंटी देता हूं आप लोगों को, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आपके पास जो एक्स्ट्रा बड़े बड़े बुक्स है उसको एक साइड पे रख लें, टेक्स्ट बुक, हमारे लेक्चर्स, ठीक है, संडे टेस्ट, ठीक है, और QCA बुक MCQs आप करें। और ये कंसेप्ट जो हम आपको बता रहे हैं इसको आप सही तरीके से करें, मैं गारंटी देता हूं आप में थोड़ा सा भी टैलेंट हो आप क्वालिफाई करेंगे और इस दफा टेस्ट इजी होगा। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं। तो कंसेप्चुअल रहे, वो MCQs जिसमें लंबा चौड़ा सोल्यूशन है उस किस्म के क्वेश्चंस को आप टच ना करें। ठीक है, तो इस कायनात में कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं है, एवरीथिंग इज रिलेटिव, डिपेंड्स अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अच्छा, अब हमारे पास है रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स भी बेसिकली इस रिलेटिव से ही निकला हुआ है। ठीक है, याद रखें न्यूटन जो था, न्यूटन और गैलीलियो, न्यूटन एंड गैलीलियो आपके पास जो था, दे वर एग्री फॉर एब्सोल्यूट टाइम, वो एब्सोल्यूट टाइम के साथ एग्री थे और उसके मुताबिक से न्यूटन और गैलीलियो के मुताबिक से टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम, इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम, और XYZ ये स्पेस था टाइम को बाहर, इट मीन दे आर इंडिपेंडेंट, तो इसको बाहर लेकर गया है। लेकिन आइंस्टाइन क्या कहता है, आइंस्टाइन इसको चैलेंज करता है और वो कहता है कि टाइम
and time is also relative. टाइम भी आपके पास रिलेटिव है, ठीक है। और टाइम आपके पास जो है इट डिपेंड्स अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। और आइंस्टाइन गिव फॉर फर्स्ट टाइम आइडिया ऑफ 4 डायमेंशन, उसने 4 डायमेंशन का कंसेप्ट दिया, एक्स वाई जी टी। देखिए एक ही ब्रैकेट में मैंने टाइम को लिख लिया, ठीक है। तो ये आपके पास 4th डायमेंशन है। तो एमसीक्यू में आ सकता है बाय आइंस्टाइन द 4th डायमेंशन इज डैश, सो द 4th डायमेंशन इज अ टाइम, द 4th डायमेंशन इज अ टाइम। और ये आपको बता रहे हैं कि स्पेस, ये स्पेस को रिप्रेजेंट करता है या फ्रेम को रिप्रेजेंट करता है, और ये टाइम को। मैं इसकी एक आसान मिसाल आपको देता हूं। अगर मैं इस छत पे खड़ा हूं और मैं एक स्टूडेंट को ऑब्जर्व कर रहा हूं कि यहां से QCS से वो स्टूडेंट निकल जाता है और इस्लामिया कॉलेज के फिजिक्स डिपार्टमेंट तक जा रहे हैं, मैं रेस्ट में हूं, मैं उस स्टूडेंट को ऑब्जर्व कर रहा हूं। और एक दूसरा ऑब्जर्वर है, वो एक स्पेसशिप में है और स्पेसशिप से वो उस स्टूडेंट को ऑब्जर्व कर रहा है, स्पेसशिप से वो स्टूडेंट को ऑब्जर्व कर रहा है कि QCS से निकलकर वो इस्लामिया कॉलेज के फिजिक्स डिपार्टमेंट तक कितने टाइम तक पहुंच जाता है। तो न्यूटन और गैलीलियो ये कहता है कि 2 ऑब्जर्वर जिस फ्रेम में भी होंगे उसके मुताबिक से स्टूडेंट QCS से फिजिक्स डिपार्टमेंट तक सेम टाइम में पहुंचेगा, बावजूद इसके कि एक जमीन पे है और दूसरा स्पेसशिप में या दूसरा मून पे है, दोनों सेम टाइम ऑब्जर्व करेंगे। लेकिन आइंस्टाइन कहता है ये कैसे पॉसिबल है कि अगर 2 ऑब्जर्वर्स डिफरेंट फ्रेम्स में हो उसके टाइम सेम कभी भी नहीं हो सकते, उनके टाइम डिफरेंट होंगे। और ये आइडिया उसके जहन में कहां से आया? एक ऑब्जर्वर, जो बस के एग्जांपल मैंने दिया, बस में किसी चीज को एक ऑब्जर्वर पेंक लेते हैं, वो परपेंडिकुलर पाथ ऑफ मोशन ऑब्जर्व करता है, और बाहर जो खड़ा है ऑब्जर्वर वो पैराबोलिक पाथ ऑब्जर्व करते हैं। तो हाउ द टाइम विल बी सेम, द टाइम फॉर द इवेंट ऑब्जर्व्ड विल बी डिफरेंट, ठीक है। तो ये आपके पास 2 इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, न्यूटन और गैलीलियो और आइंस्टाइन जो है उसके व्यूज क्या आते हैं अबाउट द स्पेस एंड टाइम, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर आपके पास है आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। याद रखिए आइंस्टाइन के 2 थ्योरीज ऑफ रिलेटिविटी है, एक स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है और एक जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है। Special theory of relativity is about the inertial frames, or general theory of relativity is about the non-inertial frame. Special theory is about inertial frame and general theory of relativity non-inertial frame. आपके बुक में जो है special theory of relativity, और इसको हम special क्यों कहते हैं? Because this is for the inertial frames. ये inertial frames के लिए है, ठीक है। आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज बेस्ड ऑन 2 postulates, ये 2 postulates पे बेस करता है। नंबर फर्स्ट, न्यूटन लॉज हैज सेम रिजल्ट्स, न्यूटन लॉज हैज सेम रिजल्ट्स इन ऑल इनर्शियल फ्रेम्स, इन ऑल इनर्शियल फ्रेम्स, ठीक है। और सेकंड आपके पास जो है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज एब्सोल्यूट, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज एब्सोल्यूट, ठीक है। और इसका मतलब आपके पास क्या होता है? इसका मतलब आपके पास क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज एब्सोल्यूट and it is independent, and it is independent, and it is independent of frame of reference, and it is independent of frame of reference. आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आपके पास जो है ये 2 postulates पे बेस करता है, ठीक है। न्यूटन लॉज है सेम रिजल्ट्स इन ऑल इनर्शियल फ्रेम, जो कि मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि आप अगर ट्रेन में हैं वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहे हैं, आप अगर बस में हैं वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहे हैं,
आप अगर सरफेस ऑफ अर्थ पे हैं, ठीक है, अगर आप स्पेसशिप में हैं, आप एरोप्लेन में हैं, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहे हैं, तो न्यूटन लॉस के रिजल्ट्स आपके पास क्या होंगे? सेम होंगे, ठीक है। और स्पीड ऑफ लाइट आपके पास वैक्यूम में जो है, दिस इज एब्सोल्यूट एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस से आपके पास क्या है? इंडिपेंडेंट है। मतलब इसका ये है कि आप जिस फ्रेम में भी हो, अब जिस फ्रेम में भी हो और आप वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट को ऑब्जर्व करें, तो आप सी ही ऑब्जर्व करेंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो आपको कंफ्यूज किया जा सकता है कि लेट्स सपोज ये फोटॉन है, दिस इज फोटॉन, ये सी स्पीड से जा रहा है, ठीक है, और आप एक फ्रेम में है या स्पेसशिप में है, ठीक है, आप एक स्पेसशिप में है और आप भी स्पीड ऑफ लाइट से फोटॉन की तरफ मूव करें। आप फोटॉन की तरफ मूव करें, आप फोटॉन से अवे मूव करें, आप परपेंडिकुलर टू फोटॉन मूव करें, तो आप स्पीड को क्या ऑब्जर्व करेंगे? तो याद रखिए, आप स्पीड सी ही ऑब्जर्व करेंगे। न्यूटन के मुताबिक से स्पीड ऑफ लाइट भी रिलेटिव है। न्यूटन के मुताबिक से स्पीड ऑफ लाइट इज ऑल्सो रिलेटिव, ठीक है। लेकिन आइंस्टाइन क्या कहता है कि स्पीड ऑफ लाइट इज नॉट रिलेटिव, इट इज एब्सोल्यूट, इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम। तो आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक ट्रेन है और वो हाई स्पीड कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट से आ रहा है, और उसमें एक ऑब्जर्वर है और वो टॉर्च को ऑन करते और लाइट आपकी तरफ आ रहा है और ट्रेन भी आपकी तरफ पहुंच रहा है, तो आप लाइट का स्पीड क्या ऑब्जर्व करेंगे? तो सी। अगर आपसे अवे जा रहे हैं तो सी आप ऑब्जर्व करेंगे। आप स्पेसशिप में हैं जो कि स्पीड ऑफ लाइट से जा रहा है, ठीक है, और लाइट आपको अप्रोच कर रहा है, तो आप लाइट का स्पीड वैक्यूम में क्या ऑब्जर्व करेंगे? तो सी। एयर और वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट तकरीबन आपके पास सेम होता है। तो आप जिस फ्रेम में भी हो, इसमें आपको कंफ्यूज किया जा सकता है, आप जिस फ्रेम में भी हो, स्पीड ऑफ लाइट ऑब्जर्व विल बी सी। 2 फोटॉन्स है, वो सी स्पीड से एक दूसरे को अप्रोच कर रहा है, तो व्हाट विल बी द रिलेटिव स्पीड ऑफ ईच फोटॉन विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर? तो सी, ठीक है। तो आप जिस फ्रेम से भी स्पीड ऑफ लाइट को ऑब्जर्व करें, ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट आपके पास हमेशा सी ही होगा, ठीक है। तो वैक्यूम में आपके पास स्पीड ऑफ लाइट एब्सोल्यूट है एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम, ठीक है। और याद रखिए, क्लासिकल फिजिक्स में स्पीड ऑफ लाइट भी रिलेटिव है। मतलब अगर आप डिफरेंट फ्रेम से स्पीड ऑफ लाइट ऑब्जर्व करेंगे तो आप डिफरेंट स्पीड ऑब्जर्व करेंगे, क्लासिकल मैकेनिक्स आपको कहता है। लेकिन मॉडर्न फिजिक्स आपको कहता है कि नहीं, आप जिस फ्रेम में भी हो, आप स्पीड ऑफ लाइट अगर ऑब्जर्व करें, उसी ही आपके पास होगा, ठीक है। तो ये आपके पास एमसीक्यूज पॉइंट से आप इसको जरूर याद रखें, ठीक है। अच्छा, इंपोर्टेंट रिजल्ट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इंपोर्टेंट रिजल्ट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो एक बात तो याद रखें कि m इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइड बाय सी स्क्वायर। इसको बेसिकली हम कहते हैं लॉरेंट्ज फैक्टर, और इसको हम रिलेटिविस्टिक फैक्टर कहते हैं। इसको हम रिलेटिविस्टिक फैक्टर भी कहते हैं, ठीक है। याद रखें, वी आपके पास होते हैं वो हमेशा सी से कम होता है। किसी भी मटेरियल ऑब्जेक्ट का जो स्पीड होता है वो हमेशा स्पीड ऑफ लाइट से कम होता है। तो देखिए, अगर वी सी से कम होता है तो वी डिवाइड बाई सी विल बी लेस देन 1। अगर आप इसका स्क्वायर निकाले वो भी 1 से लेस होगा, और अगर आप 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर ले रहे हैं वो भी 1 से लेस होगा। अगर आप इसका अंडर रूट निकाल रहे हैं वो भी 1 से लेस होगा, और अगर आप इसका रेसिप्रोकल निकाल रहे हैं 1 डिवाइड बाय अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइड बाय सी स्क्वायर, वो 1 से ग्रेटर होगा। क्योंकि आपको पता है, अगर मैं लूँ 0.1 ये आपके पास 1 से लेस है, तो अगर ये 1 से लेस है और अगर इसका आप रेसिप्रोकल निकालें, सो दिस विल बी ग्रेटर देन 1। ये 1 से आपके पास क्या होगा? ग्रेटर होगा, ठीक है। तो ये आपके पास लॉरेंट्ज फैक्टर, या इसको हम रिलेटिविस्टिक फैक्टर कहते हैं, ठीक है। और आपके पास ये
किसी भी मटेरियल ऑब्जेक्ट के लिए 1 से ज्यादा होते हैं, जो मैंने प्रूव किया वहां पर मैंने इससे को प्रूव किया। v इज द स्पीड ऑफ अ बॉडी या फ्रेम एंड c इज द स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम। ठीक है, तो आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के कुछ रिजल्ट्स है। नंबर फर्स्ट, मास डायलेशन। मास डायलेशन, m is equal to gamma times of m naught, या m is equal to m naught divided by under the root of 1 minus v square divided by c square। इसको बेसिकली हम रिलेटिविस्टिक मास कहते हैं, इसको हम रिलेटिविस्टिक मास कहते हैं, और इसको हम रेस्ट मास कहते हैं। एंड v इज द स्पीड ऑफ अ मटेरियल ऑब्जेक्ट। ये आपके पास मटेरियल ऑब्जेक्ट का स्पीड है, ये रिलेटिविस्टिक मास है आपके पास, ये आपके पास रेस्ट मास है। ठीक है, और अभी मैंने डिस्कस किया, वहां पर अभी भी मौजूद है कि 1 डिवाइड बाई ये 1 से ग्रेटर होता है, तो ये मुझे बता रहे हैं कि m इज ग्रेटर देन m नॉट। आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये मॉडर्न फिजिक्स का है। तो मॉडर्न फिजिक्स आपको ये कहता है कि मास इज ऑल्सो नॉट एब्सोल्यूट। ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स आपको ये कहता है कि मास इज नॉट एब्सोल्यूट। तो मतलब ये है कि अगर एक मास मूव कर रहा है तो उसका मास जो होगा वो रेस्ट मास से ज्यादा होगा। रेस्ट मास से ज्यादा, कितना ज्यादा होगा डिपेंड्स अपॉन वी, स्पीड पे। ठीक है, तो रिलेटिविस्टिक मास विल बी ग्रेटर देन रेस्ट मास। कोई भी बॉडी अगर मोशन करे हाई स्पीड से, ठीक है, तो उसके मास में इंक्रीज आएगा। कितने इंक्रीज आएगा डिपेंड्स अपॉन द वेलोसिटी ऑफ अ फ्रेम और द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। ठीक है, सेकंड आपके पास जो है टाइम डायलेशन। टाइम डायलेशन, t इज इक्वल टू गैमा टी नॉट, या इसको मैं लिख सकता हूं, ठीक है, टी नॉट डिवाइड बाय अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइड बाय सी स्क्वायर। इसको हम कहते हैं दिस इज अ रिलेटिविस्टिक टाइम। ये आपके पास रिलेटिविस्टिक टाइम है, ये आपके पास रेस्ट टाइम है। ठीक है, और इसका मतलब भी आपके पास ये है कि रिलेटिविस्टिक टाइम विल बी ग्रेटर देन टी नॉट। इसका मतलब ये कि मॉडर्न फिजिक्स के मुताबिक से द टाइम इज नॉट एब्सोल्यूट, मास इज अ नॉट एब्सोल्यूट। इसका मतलब ये है कि अगर एक ऑब्जर्वर रेस्ट फ्रेम में है, ठीक है, और इसके फ्रेम में भी एक क्लॉक है जिससे वो टाइम ऑब्जर्व कर रहा है, और दूसरा फ्रेम वो मोशन कर रहा है, दिस इज अ मूविंग फ्रेम। ठीक है, और मूविंग फ्रेम में भी आपके पास ऑब्जर्वर है, ठीक है, और इसमें भी क्लॉक है, दिस इज ऑल्सो क्लॉक। ठीक है, ये दोनों किसी इवेंट को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये एक ऑब्जर्वर है रेस्ट फ्रेम में है, ये ऑब्जर्वर है मूविंग फ्रेम में है, ये दोनों सेम इवेंट को ऑब्जर्व कर रहे हैं। इसके मुताबिक से टी नॉट ये रेस्ट है, इसके मुताबिक से टी। तो आइंस्टाइन कहता है कि अगर दो ऑब्जर्वर्स दो डिफरेंट फ्रेम्स में है तो वो सेम इवेंट के टाइम को अगर ऑब्जर्व करें, टाइम विल बी नॉट सेम। ठीक है, टाइम डिफरेंट होगा, और मूविंग फ्रेम में जो टाइम होगा वो प्रोलॉन्ग्ड होगा रेस्ट टाइम से। ठीक है, और यहां पर मैं लिख सकता हूं कि द क्लॉक विल टिक स्लोली इन मूविंग फ्रेम। ठीक है, जो क्लॉक होगा मूविंग फ्रेम में वो स्लोली टिक करेगा, वो स्लोली टिक करेगा, टाइम डायलेट होगा, टाइम प्रोलॉन्ग्ड हो जाएगा मूविंग फ्रेम में। टाइम इज नॉट एब्सोल्यूट, टाइम इज रिलेटिव। लेकिन न्यूटन के मुताबिक से और क्लासिकल मैकेनिक्स के मुताबिक से टाइम इज एब्सोल्यूट। ठीक है, और थर्ड आपके पास जो है लेंथ कंट्रैक्शन। थर्ड आपके पास जो है दिस इज लेंथ कंट्रैक्शन। ठीक है, और लेंथ कंट्रैक्शन का मतलब ये है, ठीक है, कि L आपके पास होगा L नॉट डिवाइड बाय गैमा, और इसको मैं लिख सकता हूं, ठीक है, कि अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइड बाय सी स्क्वायर अंडर द रूट। और ये आपको बता रहे कि L नॉट से कम होगा, लेंथ कंट्रैक्ट होगा, लेंथ विल बी कंट्रैक्टेड। लेकिन इसके लिए आपके पास क्या होगा,
इफ मोशन इज अ along लेंथ, अगर मोशन along लेंथ हो तो फिर लेंथ कंट्रैक्शन होगा, अगर मोशन along लेंथ ना हो तो फिर लेंथ कंट्रैक्शन नहीं होगा। ठीक है, अब अगर मैं लूं ये आपके पास 2 स्टार है, ठीक है, ये आपके पास 2 स्टार है, ये S1, ये आपके पास S2, ठीक है, रेस्ट फ्रेम में D0, ये आपके पास डिस्टेंस ऑब्जर्व्ड बाय ऑब्जर्वर फ्रॉम रेस्ट फ्रेम, और D आपके पास जो है एक ऑब्जर्वर है जो कि फ्रेम में है, एंड दिस फ्रेम इज मूविंग वी कंपेरेबल टू द सी, ठीक है, और along a distance ये मूव कर रहा है, तो ये D डिस्टेंस ऑब्जर्व कर रहा है। एक ऑब्जर्वर रेस्ट फ्रेम से डिस्टेंस को ऑब्जर्व कर रहा है, दूसरा ऑब्जर्वर मूविंग फ्रेम से डिस्टेंस को ऑब्जर्व कर रहा है, तो इसके मुताबिक से D इज इक्वल टू D0 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइड बाय सी स्क्वायर, और इसका मतलब आपके पास है कि D विल बी लेस देन D0। तो ये ऑब्जर्वर जो डिस्टेंस ऑब्जर्व करेगा वो रेस्ट डिस्टेंस से कम होगा, कंट्रैक्ट होगा। लेकिन अगर मोशन अलोंग अ डिस्टेंस ना हो, इस तरह हो, किसी और एंगल पे हो, तो फिर लेंथ में कंट्रैक्शन नहीं होगा। लेंथ में कंट्रैक्शन तब होगा इफ द मोशन इज अलोंग द लेंथ ऑफ अ रॉड और अलोंग द डिस्टेंस, तब आपके पास लेंथ या डिस्टेंस में कंट्रैक्शन आपके पास होगा। ठीक है, ये याद रखें। तो ये आपके पास 3 रिजल्ट्स है आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का। ये आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के जो रिजल्ट्स है ये आपको मतलब ठीक रिजल्ट्स देंगे अगर आपके पास स्पीड हाई स्पीड हो, मींस रिलेटिविस्टिक स्पीड हो, रिलेटिविस्टिक स्पीड हो। ठीक है, लेंथ कंट्रैक्शन में मैंने आपको ये कहा था कि अगर मोशन अलोंग अ लेंथ हो, अलोंग अ डिस्टेंस हो, तो फिर आपके पास डिस्टेंस कंट्रैक्शन या लेंथ कंट्रैक्शन आपके पास होगा। इफ द मोशन इज नॉट अलोंग द लेंथ, अगर एक ऑब्जर्वर एक स्टार से दूसरे स्टार तक जा रहा है एक फ्रेम में जो कि हाई स्पीड से जा रहा है, और वो दोनों स्टार्स के दरमियान डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं, सो डिस्टेंस आपके पास क्या होगा, कंट्रैक्ट होगा। वो जो डिस्टेंस ऑब्जर्व करेगा वो रेस्ट फ्रेम से आपके पास क्या होगा, रेस्ट फ्रेम के मुकाबले में कम डिस्टेंस वो ऑब्जर्व करेगा। ठीक है, अच्छा यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं डिस्कस करवा रहा हूं। ठीक है, और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके पास क्या है, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके पास क्या है, देखिए, इफ ऑब्जर्वर एंड इवेंट is in single frame, then T will be equal to T0, L will be equal to L0, M will be equal to M0। मतलब ये है अगर ऑब्जर्वर, ठीक है, अगर ऑब्जर्वर और इवेंट सिंगल फ्रेम में हो तो फिर ना तो टाइम में डायलेशन ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करेगा, ना लेंथ में कंट्रैक्शन, ना मास में डायलेशन। ठीक है, इसकी मिसाल मैं आपको क्या देता हूं, अगर मैं कह दूं ये मार्कर है, इसके लेंथ को मैंने मेजर किया इन रेस्ट फ्रेम, रेस्ट फ्रेम में मैं हूं, मैंने इसका लेंथ मेजर किया, लेट्स सपोज लेंथ आपके पास आया x, और फिर मैं एक स्पेसशिप में बैठूं और मेरे साथ यही मार्कर है और वो स्पेसशिप हाई स्पीड से मोशन कर रहा है, और मैं उसी स्पेसशिप में इस मार्कर के लेंथ को ऑब्जर्व करूं, तो मैं इसके लेंथ को y ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो फिर विच ऑप्शन विल बी करेक्ट, x इज इक्वल टू y, x इज ग्रेटर देन y, x इज लेस देन y, या नन ऑफ दिस। तो देखिए, मार्कर और आप ऑब्जर्वर सिंगल फ्रेम में है तो आप कोई लेंथ में कंट्रैक्शन ऑब्जर्व नहीं करेंगे, आप कोई लेंथ में कंट्रैक्शन ऑब्जर्व नहीं करेंगे। तो अगर ऑब्जर्वर और इवेंट मतलब जो आप ऑब्जर्व करें वो सिंगल फ्रेम में हो तो आप कोई टाइम डायलेशन, कोई लेंथ कंट्रैक्शन, कोई मास जो है डायलेशन ऑब्जर्व नहीं करेंगे। ठीक है, तो एक बात तो आप ये याद रखें। ठीक है, आपके बुक में लिखा ये कि आइंस्टाइन एक अपार्टमेंट, ट्रेन के अपार्टमेंट में बैठा हुआ है जो कि हाई स्पीड से मोशन कर रहा है, और वो मिरर में अपने आप को देख रहा है, तो वो मिरर में क्या देखेगा, अपने आप को ही देखेगा, नॉर्मल वो फील करेगा। ठीक है, तो अगर आप एक फ्रेम में हैं और आप कुछ चीज ऑब्जर्व करें, कोई इवेंट, तो आप उसको नॉर्मल फील करेंगे, फर्स्ट। सेकंड, आपके पास जो है रियल वर्ल्ड
इन रियल वर्ल्ड, रियल वर्ल्ड में v आपके पास जो होते हैं वो c से कई गुना कम होता है। v इज वेरी वेरी स्मॉल देन c, ठीक है। तो इसलिए v स्क्वायर डिवाइड बाई c स्क्वायर, दिस इज अप्रोक्सीमेटली 0। तो अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर, ये आपके पास अप्रोक्सीमेटली 1 होगा। सो इसलिए t इज इक्वल टू टी नॉट, l इज इक्वल टू l नॉट, m इज इक्वल टू m नॉट। रियल वर्ल्ड में अगर आप स्पीड को देखें तो काफी स्मॉल स्पीड्स होते हैं मुख्तलिफ फ्रेम्स के, ठीक है। तो इसीलिए आप कोई टाइम डायलेशन, मास डायलेशन या लेंथ कंट्रैक्शन ऑब्जर्व नहीं करते रियल वर्ल्ड में, ठीक है। ये बात याद रखें। थर्ड, अगर मैं लिख लो इफ v इज इक्वल टू c, अगर स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो जाए तो v डिवाइड बाई c आपके पास क्या होगा? 1 होगा। 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर, ये आपके पास 0 होगा। ये आपके पास क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 0। और अगर आप लोग देखें t इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर, ठीक है। टाइम आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर, लेंथ आपके पास जो है टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर, लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर। तो देखिए, अगर स्पीड किसी भी मटेरियल ऑब्जेक्ट का वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो जाए, ठीक है, तो फिर आपके पास क्या होगा? आप ये देखिए, अगर ये 0 इनफाइनाइट, टाइम इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। मास आपके पास, ये एक मास है, ठीक है, मास आपके पास इनफाइनाइट हो जाएगा और लेंथ आपके पास 0 हो जाएगा। और इसका मतलब ये है दिस इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एक बॉडी का मास इनफाइनाइट है और उसका लेंथ 0 है। और दूसरी बात ये याद रखिए कि आप एनर्जी जो है इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर के मुताबिक से वो भी आपके पास इनफाइनाइट होगा। तो इसका मतलब ये है कि इनफाइनाइट एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड, infinite energy will be required for v is equal to c। अगर आप किसी मटेरियल ऑब्जेक्ट को स्पीड ऑफ लाइट के बराबर स्पीड से एक्सेलरेट करना चाहते हैं, मूव करना चाहते हैं, तो इनफाइनाइट एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड। लेकिन इस दुनिया में हमारे पास इनफाइनाइट एनर्जी रिसोर्सेज नहीं है, फाइनाइट एनर्जी रिसोर्सेज है, ठीक है। मास इनफाइनाइट हो जाए, लेंथ 0 हो जाए, ये भी आपके पास नॉट पॉसिबल। तो इसलिए हम कहते हैं, ठीक है, आइंस्टाइन लिमिटिंग स्पीड कंसेप्ट है, आइंस्टाइन लिमिटिंग स्पीड कंसेप्ट है, ठीक है। आइंस्टाइन लिमिटिंग स्पीड कंसेप्ट आपके पास जो है कि v कभी भी आपके पास c के बराबर नहीं हो सकता, v हमेशा c से कम होगा। मटेरियल बॉडी का या फ्रेम का स्पीड वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर भी नहीं हो सकता या उससे ज्यादा भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो मॉडर्न फिजिक्स में आइंस्टाइन ने लिमिटिंग स्पीड का कंसेप्ट दिया था, ठीक है, कि नो मटेरियल ऑब्जेक्ट कैन मूव विद द स्पीड इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट आर मोर। तो स्पीड हमेशा आपके पास है 1 से कम होगा। इफ c इज इक्वल टू इनफाइनाइट, अगर स्पीड ऑफ लाइट इनफाइनाइट हो जाए तो व्हाट विल हैपन? तो देखिए, v स्क्वायर डिवाइड बाई c स्क्वायर, v स्क्वायर डिवाइड बाई इंफिनिटी स्क्वायर, ये आपके पास 0 हो जाए। किसी भी चीज को अगर आप इंफिनिटी पे डिवाइड कर जाए वो आपके पास 0 हो जाएगा। तो 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर अंडर द रूट, ये आपके पास 1 के बराबर होगा। ये आपके पास किस चीज के बराबर होगा? ये आपके पास 1 के बराबर होगा। सो t विल बी इक्वल टू टी नॉट, l इज इक्वल टू l नॉट, m इज इक्वल टू m नॉट। इसका मतलब है नो टाइम डायलेशन, नो लेंथ कंट्रैक्शन, नो मास इंक्रीज, ठीक है। तो स्पीड ऑफ लाइट अगर इनफाइनाइट हो जाए तो फिर हम ना टाइम डायलेशन को ऑब्जर्व करेंगे, ना मास डायलेशन को, ना लेंथ कंट्रैक्शन को। तो इसका मतलब है कि स्पीड ऑफ लाइट इनफाइनाइट भी नहीं है, वो आपके पास फाइनाइट है। इफ c इज स्मॉल वेलोसिटी, ठीक है, अगर c आपके पास स्मॉल वेलोसिटी है, ठीक है, इन रियल वर्ल्ड, अगर स्पीड ऑफ लाइट आपके पास स्मॉल वेलोसिटी, जिस तरह नॉर्मल गाड़ी जा रही है, ठीक है, प्लेनेटरी मोशन का स्पीड, गाड़ी का स्पीड वगैरह, तो फिर आपके पास क्या होगा? सो t आपके पास जो होगा इट विल बी ग्रेटर देन t नॉट,
L will be less than L naught, m will be greater than m naught. तो अगर स्पीड ऑफ लाइट नॉर्मल स्पीड्स के बराबर हो जाए, ठीक है, तो फिर आप जो लेंथ कंट्रैक्शन, मास डायलेशन, ठीक है, और टाइम डायलेशन है उसको आप नॉर्मली ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है. हम ऑब्जर्व नहीं करते आम जिंदगी में, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास सी जो है वो लार्ज स्पीड है, वो स्मॉल स्पीड नहीं है, ठीक है. तो ये आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है. अच्छा, अब कुछ इस किस्म के क्वेश्चंस भी आपके पास आते हैं, एमसीक्यूज मुख्तलिफ बुक्स में मौजूद है इससे, ठीक है. अगर मैं लिख लूं एक, चले के एमसीक्यू में लिख लेता हूं, इफ L इज इक्वल टू L नॉट डिवाइड बाई 2, ठीक है, और m is equal to 2 times of m naught, or t is equal to 2 times of t naught, तो फिर v आपके पास क्या होगा, where c is speed of light in a vacuum, speed of light in a vacuum, ठीक है. तो फिर आपके पास स्पीड क्या होगा, एक रॉड है, उसका लेंथ हम हाफ ऑब्जर्व करते हैं विद अ रेफरेंस टू अ फ्रेम विच इज मूविंग विद हाई स्पीड, ठीक है. तो फिर स्पीड आपके पास उस फ्रेम का क्या होगा या उस इवेंट का क्या होगा. रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में याद रखे, मास इंक्रीज, टाइम डायलेशन, लेंथ कंट्रैक्शन आप तब ऑब्जर्व करते हैं इफ द मोशन इज रिलेटिव, मतलब इवेंट मोशन कर रहा है, ऑब्जर्वर रेस्ट में है, ऑब्जर्वर मोशन कर रहा है, इवेंट रेस्ट में है, या दोनों मोशन कर रहे हैं, तो फिर आप ये रिजल्ट्स ऑब्जर्व करेंगे, अदरवाइज आप ये ऑब्जर्व नहीं करेंगे, ठीक है. तो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं. देखिए L आपके पास जो है L नॉट अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसका सोल्यूशन आप देखें. तो एमसीक्यू में आपको बताया ये L इज इक्वल टू L नॉट डिवाइड बाई 2, तो L नॉट डिवाइड बाई 2, L नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर, दिस इज कैंसल, ठीक है. हाफ आपके पास जो है अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइड बाय सी स्क्वायर, अगर आप इसको स्क्वायर करें 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर, वी स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4, या अगर आप इसको करें तो 3/4, और v आपके पास अंडर द रूट ऑफ 3 डिवाइड बाई 4c, ठीक है. तो मैं यहां पर अगर लिख लो ए ऑप्शन अंडर द रूट ऑफ 3 डिवाइड बाई 2c, बी ऑप्शन c डिवाइड बाई 2, सी ऑप्शन c डिवाइड बाई 4, ठीक है, और डी ऑप्शन आपके पास जो है दिस इज c डिवाइड बाई 16, तो ये आपके पास आंसर है. तो v अगर अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2c के बराबर है, तो आप रॉड का लेंथ या स्टार्स के दरमियान डिस्टेंस आप हाफ ऑफ रेस्ट ऑफ लेंथ ऑब्जर्व करेंगे, मास डबल, टाइम आप डबल, ठीक है. तो ये आपके पास एक मॉडल एमसीक्यू और ये आपके पास इस किस्म का इसका सोल्यूशन है, ठीक है. तो ये आपके पास मुख्तलिफ किस्म के एमसीक्यूज आपके पास रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में आ सकते हैं, ठीक है. तो ये आपके पास स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में इंपॉर्टेंट डिस्कशन आपके पास हो गए. देखिए अब आपके पास है थर्मल रेडिएशंस. थर्मल रेडिएशंस आपके पास जो है रेडिएशन emitted by any body, hot body, radiation produced by any hot object, ठीक है. रेडिएशन प्रोड्यूसेस बाय एनी हॉट ऑब्जेक्ट, और हॉट ऑब्जेक्ट या हॉट बॉडी कौन सा बॉडी होता है, हर एक बॉडी जो कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर से अबव टेम्परेचर है उसको हम हॉट बॉडी कहते हैं. और हॉट बॉडी रेडिएशंस प्रोड्यूस करते हैं, थर्मल रेडिएशन, ठीक है. और थर्मल रेडिएशंस का जो नेचर है या एनर्जी है, दिस डिपेंड्स अपॉन टू थिंग्स. एक तो नेचर ऑफ कंडक्टर, एक तो नेचर ऑफ कंडक्टर, ठीक है, और दूसरा आपके पास जो है टेम्परेचर, ठीक है. तो थर्मल रेडिएशन दो चीजों पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ कंडक्टर और टेम्परेचर. दूसरी बात ये याद रखें कि कोई भी रियल बॉडी हर किस्म का रेडिएशन एब्जॉर्ब या इमिट नहीं कर सकते, ठीक है. आपके पास जो रियल बॉडीज है वो हर किस्म के रेडिएशंस को एब्जॉर्ब या इमिट नहीं कर सकते, वो स्पेसिफिक रेडिएशंस को एब्जॉर्ब या इमिट कर सकते हैं. क्यों? बिकॉज एवरी एटम इज कंपोज्ड ऑफ स्पेसिफिक एनर्जी लेवल्स, ठीक है. स्पेसिफिक एनर्जी लेवल्स या ऑर्बिट्स उसमें से होते हैं, ठीक है. तो उसमें ट्रांजिशन की वजह से जो रेडिएशन प्रोड्यूस होता है वही एनर्जी वाले रेडिएशन प्रोड्यूस होंगे, हर एक एनर्जी वाला नहीं, ठीक है. सो थर्मल रेडिएशन, कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट
जो रेडिएशन प्रोड्यूस करता है उसको हम थर्मल रेडिएशंस कहते हैं, ठीक है। और अगर आप ह्यूमन आल्सो प्रोड्यूसेस रेडिएशंस इंफ्रारेड, इंसानी बदन जो है वो भी रेडिएशंस प्रोड्यूस करते हैं इंफ्रारेड रेंज में। हर एक बॉडी इस कायनात में जो एटम से बने हुए हैं वो रेडिएशंस एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं और इमिट भी कर सकते हैं, ठीक है। और 0 केल्विन से अबाव टेम्परेचर किसी भी बॉडी का हो तो वो रेडिएशंस प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। ये बात आप लोग याद रखें। अब यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन, लेकिन ब्लैक बॉडी रेडिएशन से पहले एक चीज याद रखें। अगर ये आपके पास सिस्टम है, ठीक है, और ये सराउंडिंग सिस्टम का टेम्परेचर मैं लिख लेता हूं TSYS और सराउंडिंग का TSUR। एक बात ये याद रखें कि सिस्टम का टेम्परेचर अगर सराउंडिंग से ज्यादा हो तो ये एमिशन ज्यादा करेगा एब्जॉर्प्शन के मुकाबले में, एमिशन ज्यादा करेगा एब्जॉर्प्शन के मुकाबले में, ठीक है। और अगर सिस्टम का टेम्परेचर सराउंडिंग से कम हो तो फिर आपके पास जो एमिशन होगा वो एब्जॉर्प्शन से कम होगा, वो एब्जॉर्प्शन से क्या होगा, कम होगा, ठीक है। और थर्ड आपके पास जो है, अगर सिस्टम और सराउंडिंग का टेम्परेचर सेम हो तो एमिशन और एब्जॉर्प्शन बराबर होगा, ठीक है। जितना एब्जॉर्प्शन करेगा उतना एमिशन भी बॉडी करेगा। इन एग्जाम्पल्स को करने का मेरा मकसद यह है कि कोई भी बॉडी सिर्फ एब्जॉर्प्शन या सिर्फ एमिशन नहीं कर सकता। इन तीनों एग्जाम्पल्स का मतलब यह है कि कोई भी बॉडी सिर्फ एब्जॉर्प्शन या सिर्फ एमिशन नहीं कर सकता, ठीक है। ये बात याद रखिए, कोई भी रियल बॉडी ओनली एब्जॉर्प्शन या ओनली एमिशन नहीं कर सकता। एब्जॉर्प्शन और एमिशन दोनों जो है वो करेंगे कोई भी बॉडी, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर हम ब्लैक बॉडी को ले रहे हैं। सो ब्लैक बॉडी आपके पास है, दिस इज आइडियल बॉडी, ये आइडियल बॉडी है विच इज 100% एब्जॉर्बर एंड 100% एमिटर, ठीक है। या इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, आर which can absorb or emit all types of radiations, all types of radiations, ठीक है। ब्लैक बॉडी वो बॉडी होता है जो कि 100% एब्जॉर्बर हो या 100% एमिटर। 100% एब्जॉर्बर कब होगा, अगर ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग से कम हो तो सिर्फ एब्जॉर्प्शन करेगा, ठीक है। अगर मैं ये लूं, ये आपके पास एक बॉडी है, मैंने लिख लिया दिस इज ब्लैक बॉडी। अगर इस पे रेडिएशंस फॉल हो रहे हैं, इस पे रेडिएशंस फॉल हो रहे हैं, इस पे रेडिएशंस फॉल, ऑल टाइप्स ऑफ रेडिएशन, इंफ्रारेड, एक्सरेज, गामा रेज, सारे, ठीक है। और ये आपके पास जो है कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो, इफ दिस इज कंप्लीटली एब्जॉर्ब तो फिर बॉडी आपके पास ब्लैक बॉडी होगा लो टेम्परेचर पे। और ठीक है, ये हम बेसिकली लो टेम्परेचर पे लेते हैं। और अगर आपके पास हाई टेम्परेचर पे हो, हाई टेम्परेचर पे, तो ये सिर्फ और सिर्फ एमिशन करेगा, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, ठीक है, ये एमिशन करेगा ऑल टाइप्स ऑफ रेडिएशंस। ये तमाम किस्म के रेडिएशंस जो है वो सिर्फ एमिट करेगा। और आपके पास जो है ये कंप्लीटली, ये आपके पास कंप्लीटली एमिशन करेगा, ठीक है। और ये कंप्लीटली एब्जॉर्प्शन करेगा। और ये सिर्फ आइडियल बॉडी के लिए ही पॉसिबल है, क्योंकि रियल बॉडी सिर्फ एब्जॉर्प्शन या सिर्फ एमिशन नहीं कर सकता, ये याद रखिए। वही रिटर्न दोनों, कुछ अगर एब्जॉर्ब करेगा तो कुछ एमिट भी करेगा। लेकिन ब्लैक बॉडी वो 100% रेडिएशंस को एमिट करेगा या 100% रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा। दूसरी बात यह है कि कोई भी रियल एलिमेंट तमाम किस्म के रेडिएशंस को एब्जॉर्ब या एमिट नहीं कर सकता, ठीक है। तमाम किस्म के रेडिएशंस एब्जॉर्ब या एमिट हर एक एलिमेंट नहीं कर सकता। कुछ रेडिएशंस अगर एब्जॉर्ब कर सकते तो कुछ को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। लेकिन ब्लैक बॉडी कैन एब्जॉर्ब ऑल टाइप्स ऑफ रेडिएशन, जो रेडिएशन भी आप इस पे फॉल करें वो इसको एब्जॉर्ब करेगा। सो दिस इज अ आइडियल
ब्लैक बॉडी, ठीक है। और ये आइडियल ब्लैक बॉडी ये आइडियल एटम से बना होगा, और आइडियल एटम ऐसा एटम जो किसी भी किस्म के रेडिएशन को एब्जॉर्ब या एमिट करेगा, विच इज नॉट पॉसिबल। हाँ, हमारे पास कुछ अप्रॉक्सीमेशन है, ठीक है। लेबोरेटरी में अप्रॉक्सीमेशन ऑफ ब्लैक बॉडी क्या है? कंडक्टर, हॉलो कंडक्टर विद अ स्मॉल होल, दैट इज द बेस्ट अप्रॉक्सीमेशन ऑफ ब्लैक बॉडी इन लेबोरेटरी। कंडक्टर, ठीक है, हॉलो कंडक्टर विद अ स्मॉल होल। कंडक्टर क्यों लिया गया है? क्योंकि कंडक्टर आपके पास जो है वो पुअर रिफ्लेक्टर होता है, ठीक है। तो इसलिए कंडक्टर, हॉलो कंडक्टर, उसमें छोटा सा होल हो, तो ये लेबोरेटरी में अप्रॉक्सीमेशन ऑफ ब्लैक बॉडी होता है। कार्बन ब्लैक वगैरह अप्रॉक्सीमेटली ब्लैक बॉडी, ठीक है। तो ये आपके पास ब्लैक बॉडी, जो रेडिएशन ब्लैक बॉडी एब्जॉर्ब करते हैं, एमिट करता है, दोज रेडिएशंस आर नोन एज ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। और याद रखिए, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस जो है, ठीक है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन वो ऑल टाइप्स ऑफ रेडिएशंस होते हैं। अब इसमें जो जरूरी पॉइंट्स है वो इसी स्पेक्ट्रम में है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम। ब्लैक बॉडी रेडिएशंस स्पेक्ट्रम, ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम। ब्लैक बॉडी रेडिएशंस का जो स्पेक्ट्रम आप ड्रॉ करते हैं वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम कहलाता है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने आपको बता दिया है कि ये आपके पास एक हॉलो कंडक्टर है, एक हॉलो कंडक्टर विद अ स्मॉल होल, ठीक है। ये आपके पास हॉलो कंडक्टर, दिस इज अ हॉलो कंडक्टर एंड दिस इज द स्मॉल होल। अगर इसमें आप रेडिएशंस इंटर करवा लें, अगर इसमें आप लोग रेडिएशंस इंटर करवा लें, तो ये सक्सेसिव रिफ्लेक्शन करेगा, सक्सेसिव रिफ्लेक्शन करेगा, एंड आफ्टर सक्सेसिव रिफ्लेक्शन these radiation will be completely absorbed. अगर आप स्मॉल होल के जरिए से रेडिएशंस को इंटर करवा रहे हैं इस हॉलो कंडक्टर में, तो ये सक्सेसिव रिफ्लेक्शन करेगा अनलेस इट इज कंप्लीटली एब्जॉर्ब, ठीक है। और अगर आप रेडिएशन को स्टॉप करो, ये हाइट, ये रेडिएशन कब तक एब्जॉर्ब करेगा? अगर आपसे ये पूछा जाए तो ये रेडिएशन तब तक एब्जॉर्ब करेगा जब तक इनके वॉल्स और ये रेडिएशन थर्मल इक्विलिब्रियम में ना आए, तब तक ये वॉल्स रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। और जब थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाए तो फिर ये फर्दर एब्जॉर्प्शन नहीं करेगा, एमिशन करेगा। सो दिस इज द बेस्ट अप्रॉक्सीमेशन इन लेबोरेटरी, ठीक है, फॉर अ ब्लैक बॉडी। अब यहां पर मैं लिख रहा हूं दिस इज वेवलेंथ, ये आपके पास इंटेंसिटी और एनर्जी, इंटेंसिटी और एनर्जी आपके पास जो है होगा। तो इंटेंसिटी आपके पास जो है वो क्या है? आप इसको आप देख सकते हैं, एक्सपेरिमेंटल स्पेक्ट्रम है इसका। मैं अगर ड्रॉ करूं, ये आपके पास T1 टेम्परेचर पे, ये आपके पास T2 टेम्परेचर पे, ठीक है, और ये आपके पास T3 टेम्परेचर पे, ठीक। ये एक्सपेरिमेंटल स्पेक्ट्रम है। T3 टेम्परेचर आपके पास जो है, T3 टेम्परेचर इज ग्रेटर देन T2 एंड T2 इज ग्रेटर देन T1, ठीक है। अगर आप देखें इस रेड के पीक को देखें तो दिस इज द पीक ऑफ अ रेड, मैं इसको लिख लूंगा M1, लेमडा M1। मैं इसको लिख लूंगा, ये इसका पीक है, तो मैं इसको लिख लूंगा दिस इज लेमडा M2, और मैं इसके पीक को लिख लूंगा दिस इज लेमडा M3। और अगर आप इसके इंटेंसिटी या एनर्जी को देखें, इंटेंसिटी और एनर्जी, मैं इसको I3 या E3 लिख लूंगा। अगर आप इसके इंटेंसिटी को या एनर्जी को आप देख लें I2 E2, और अगर आप इसके इंटेंसिटी या एनर्जी को देखें, ये आपके पास I1 इंटू E1, ठीक है। अगर उसका टेम्परेचर आप T1 रखें तो ये उसका स्पेक्ट्रम, T2 रख ले ये उसका स्पेक्ट्रम, T3 आप इसका ये स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम में T3 ज्यादा है, तो इसका मतलब ये कि I3 इंटेंसिटी विल बी ग्रेटर देन I2 इंटेंसिटी विल बी ग्रेटर देन I1। एनर्जी T3 टेम्परेचर पे ज्यादा वो प्रोड्यूस कर रहा है, आप देखिए इसका पीक ज्यादा है, ठीक है। E2 दिस इज ग्रेटर देन E1,
और लेमडा m1, लेमडा m2, लेमडा m3 इस तरफ अगर आप जा रहे हैं तो वेवलेंथ डिक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि वेवलेंथ जिस पे इंटेंसिटी मैक्सिमम है m3 इज लेस देन m2 एंड दिस इज लेस देन m1। लेमडा m आपके पास क्या है? लेमडा m आपके पास द वेवलेंथ एट विच इंटेंसिटी इज अ मैक्सिमम, द वेवलेंथ एट विच इंटेंसिटी इज अ मैक्सिमम। लेमडा m आपके पास वो इंटेंसिटी है, ठीक है, लेमडा m वो वेवलेंथ है जिस पे इंटेंसिटी आपके पास क्या हो? मैक्सिमम हो। ठीक है, तो आप देखिए T1 टेम्परेचर कम है, इसका पीक वैल्यू इस वेवलेंथ पे है। ठीक है, फिर T2 ज्यादा है तो इसका वेवलेंथ जिस पे इंटेंसिटी मैक्सिमम लेमडा m2 देखिए कम हो रहा है, लेमडा m3 कम हो रहा है। ठीक है, तो आप अगर इसी डायग्राम को देख ले, ये सारे पॉइंट्स आपके बुक में है। फर्स्ट पॉइंट तो आपके पास ये है कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम आपके पास जो है इनका शेप सेम है किसी भी टेम्परेचर के लिए। द शेप ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम इज सेम एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर के लिए। ठीक है, दूसरी बात आप देखें, अगर आप इसको देखें ये वाला T1 टेम्परेचर पे ये वेवलेंथ प्रोड्यूस हो रहे हैं यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, अगर आप T2 टेम्परेचर पे देख ले, T2 टेम्परेचर पे तो ये आपके पास जो है इस रेंज में वेवलेंथ आपके पास प्रोड्यूस हो रहा है। आप अगर इसको देखें, ये वो वेवलेंथ है, ये वेवलेंथ ये यहां से लेकर यहां तक, और ये वेवलेंथ ये वो वेवलेंथ है जो T1 पे प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब आपके पास ये है कि द नंबर ऑफ वेवलेंथ्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। अगर आप ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ वेवलेंथ्स विल बी इंक्रीजेस। अगर पहले 10 वेवलेंथ्स प्रोड्यूस हो रहे, टेम्परेचर बढ़ा तो 10 से ज्यादा प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपके पास ये बना कि नंबर ऑफ वेवलेंथ्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। टेम्परेचर के बढ़ाने से नंबर ऑफ वेवलेंथ्स बढ़ते हैं, टेम्परेचर के कम करने से नंबर ऑफ वेवलेंथ्स कम होते हैं। ठीक है, जो कि आपको यहां से नजर आ रहा है। आप अगर T3 को देखें तो ये वो वेवलेंथ है, ठीक है, जो कि T2 पे प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, नंबर ऑफ वेवलेंथ्स विल बी इंक्रीजेस। ठीक है, अच्छा, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी among wavelengths will vary, means change. ठीक है, will vary with temperature change। अगर आप टेम्परेचर चेंज करें तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी चेंज होगा। किस तरह डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी? देखिए T1 टेम्परेचर पे लेमडा m1 पे इंटेंसिटी मैक्सिमम था, फिर लेमडा m2, फिर लेमडा m3। तो इसका मतलब है कि डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो रहा है, इसलिए तो वो वेवलेंथ जिस पे इंटेंसिटी मैक्सिमम है वो चेंज हो रहा है। मैं आपको सिंपल मिसाल देता हूं, अगर आयरन को आपने सामने नहीं देखा, ठीक है, तो आयरन को आप आग में डाल दें और उसको ऑब्जर्व करें, या टेलीविजन में अगर आपने देखा हो, ठीक है, ड्रामा वगैरह में, कि आयरन कंपनी में जब आयरन दो के वो हीटअप होता है तो सबसे पहले वो आपको रेड कलर का नजर आता है, और रेड हॉट जिसको कहा जाता है। ठीक है, तो वो आपको रेड हॉट क्यों नजर आता है? क्योंकि उस टेम्परेचर पे जितने भी रेडिएशंस वो प्रोड्यूस करे उसमें सबसे ज्यादा वेवलेंथ्स रेड लाइट के होते हैं, इसलिए उसका कलर आपको रेड नजर आता है। फिर फर्दर जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ऑरेंज, फिर येलोइश, फिर व्हाइट ग्लो, हाई टेम्परेचर पे व्हाइट ग्लो। ठीक है, तो जब ऑरेंज कलर का आपको नजर आता है, इसका मतलब ये होता है कि द वेवलेंथ ऑफ ऑरेंज कलर्स आर लार्ज, इसलिए उसका कलर आपको ऑरेंज नजर आता है। तो रेड, ठीक है, ऑरेंज, ये आपके पास लेट्स सपोज व्हाइट। तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो पहले रेड आपको नजर आ रहा था आयरन, इसका मतलब है कि उस टेम्परेचर पे रेड वेवलेंथ सबसे ज्यादा थी। फिर फर्दर जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक है, तो ऑरेंज, इसका मतलब ये कि अब रेड नंबर ऑफ वेवलेंथ्स कम हो गए, ऑरेंज ज्यादा हो गए। तो अगर T1 पे रेड कलर का नजर आ रहा है आयरन रेड, तो इसका मतलब ये लेमडा m1 ये रेड लाइट का होगा। अगर फिर आपको ऑरेंज कलर का नजर आ रहा है तो लेमडा m2 ऑरेंज कलर का होगा। ठीक है, और अगर व्हाइट ग्लो करे आयरन तो फिर ये व्हाइट लाइट का, अल्ट्रावायलेट लाइट का वेवलेंथ आपके पास होगा। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी चेंज अमॉन्ग वेवलेंथ्स इफ द टेम्परेचर चेंज। और ये याद रखिए, वो वेवलेंथ
जो कि जिस पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा, ठीक है, इसको बेसिकली हम कहते हैं वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ, ठीक है। lambda m, the wavelength at which intensity is maximum, this is inversely proportional to the temperature, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वो वेवलेंथ जिस पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होता है वो कम हो रहा है, ठीक है। तो वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ और lambda mt आपके पास होगा, इट विल बी इक्वल टू कांस्टेंट। तो देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन में कह दिया जाए कि हम एक स्टार को देख रहे थे और उस स्टार का कलर हमें रेड नजर आ रहा था, व्हाट विल बी द टेम्परेचर ऑफ दैट स्टार, तो lambda m आपके पास रेड लाइट का होगा, कांस्टेंट का वैल्यू बुक में है, इसमें पुट करें टेम्परेचर आपके पास उस स्टार का आ जाएगा। आयरन है, उसको हमने आग में डाल दिया है, वो हमें रेड नजर आ रहा है, व्हाट विल बी द टेम्परेचर ऑफ द आयरन, तो lambda m आपके पास रेड लाइट का वेवलेंथ आप पुट करें, कांस्टेंट का वैल्यू बुक में है, टेम्परेचर आपके पास आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ, ठीक है। अच्छा, स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ, स्टेफन लॉ में इसको स्टेफन्स लॉ को क्या कहता है? देखिए, ये एरिया इनक्लोज जो है, एरिया इनक्लोज, ये किस चीज के बारे में आपको बताएगा? ये एनर्जी एमिटेड के बारे में आपको बताएगा, ये एनर्जी प्रोड्यूस के बारे में बताएगा। द एरिया इनक्लोज्ड बाय द ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम गिव्स अस द एनर्जी प्रोड्यूसेस एट दैट टेम्परेचर। अब देखिए, T3 पे सबसे ज्यादा एरिया इनक्लोज्ड है, तो T3 टेम्परेचर पे ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो एरिया इनक्लोज्ड वो आपको एनर्जी प्रोड्यूस के बारे में बताते हैं। और स्टेफन्स आपको ये कहता है कि एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रहा है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर। एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप टेम्परेचर, ब्लैक बॉडी के टेम्परेचर को डबल करें तो एनर्जी प्रोड्यूसेस will become 16 टाइम, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो एनर्जी आपके पास प्रोड्यूस ऑफ अ ब्लैक बॉडी, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ अ टेम्परेचर, ठीक है। अच्छा, अब इस इक्वेशन को मैं यहां पर लिख लेता हूं, E इज इक्वल टू सिग्मा टी की पावर 4, ठीक है। ये स्टीफेंस कांस्टेंट है, आपके पास बुक में वैल्यू मौजूद है, वहां से आप देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये आपके पास दिस इज ओनली यूज्ड फॉर ब्लैक बॉडी, ये ब्लैक बॉडी के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। आप अगर रियल बॉडीज के लिए लिखना चाहते हैं, रियल बॉडीज के लिए, तो ये इक्वेशन आपके पास E एप्सिलॉन सिग्मा टी की पावर 4, ये एप्सिलॉन आपके पास जो है E, ये आपके पास एमिशन और एब्जॉर्प्शन पावर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और ये E आपके पास जो है, दिस डिपेंड्स अपॉन नेचर, ठीक है। ये नेचर ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर मैं ब्लैक बॉडी ले रहा हूं, फॉर ब्लैक बॉडी emission power is equal to 1 or emission power is equal to 100%, ठीक है। एंड रियल बॉडीज अगर हो, तो रियल बॉडीज आपके पास अगर हो तो emission पावर आपके पास जो होगा वो 1 से कम होगा, ठीक है। तो देखिए, ये एक बहुत कॉमन एमसीक्यूज है मुख्तलिफ बुक्स में कि emission पावर ऑफ थर्मल रेडिएशंस डिपेंड अपॉन डैश, तो नेचर और टेम्परेचर। लेकिन ब्लैक बॉडी जो है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, वो नेचर पे डिपेंड नहीं करता। तो अगर एमसीक्यू में आ जाए कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन डिपेंड्स अपॉन डैश, तो टेम्परेचर ओनली, लेकिन एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और अगर रियल बॉडीज की बात हो जाए तो रियल बॉडीज जो थर्मल रेडिएशंस प्रोड्यूस करते हैं वो दो चीजों पे डिपेंड करता है, नेचर पे और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये आपके पास जो है, ये जितनी भी चीजें मैंने लिख ली है, ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस हैं। और एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन किस चीज से लिए गए हैं, ठीक है। लेबोरेटरी में जो अप्रॉक्सीमेशन है ब्लैक बॉडी का, अप्रॉक्सीमेशन क्या है? अप्रॉक्सीमेशन आपके पास अ हॉलो कंडक्टर, ठीक है, विद अ स्मॉल होल, वो अप्रॉक्सीमेशन है ब्लैक बॉडी का। तो ये सारे आपके पास एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस हैं। तो इफ द टेम्परेचर ऑफ अ ब्लैक बॉडी इज डबल, then the energy produced will becomes 16 times.
ठीक है, तो ये आपके पास जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इन अ ब्लैक बॉडी। अब इस एक्सपेरिमेंटल स्पेक्ट्रम को, ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम जो है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए मुख्तलिफ साइंटिस्ट आ गए, ठीक है, और इसको एक्सप्लेन करना चाहा, ठीक है। ये आपके पास ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम है, इंटेंसिटी और वेवलेंथ, ये आपके पास एक्सपेरिमेंटल स्पेक्ट्रम है, ये एक्सपेरिमेंटल स्पेक्ट्रम है, ठीक है। तो देखिए क्लासिकल फिजिक्स फेल, ठीक है, क्लासिकल फिजिक्स आर वेव नेचर ऑफ लाइट, वेव नेचर ऑफ लाइट फेल टू एक्सप्लेन ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम, ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम। आज तक क्लासिकल मैकेनिक्स फेल हुआ टू एक्सप्लेन ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम, ठीक है। यहां पर सबसे पहले थ्योरी रेली एंड जीन्स थ्योरी, ठीक है, रेली एंड जीन्स थ्योरी, रेली एंड जीन्स थ्योरी आपके पास ये था, स्पेक्ट्रम आपके पास ये था, ये रेली एंड जीन स्पेक्ट्रम, ठीक है। रेली एंड जीन ट्राई, रेली एंड जीन्स ट्राई क्लासिकल मैकेनिक्स, try classical mechanics to explain black body radiation spectrum, ठीक है। और they consider atom of conductor as a tiny oscillator which can absorb or emit radiation in continuous form, radiations in continuous form। उसने क्या कहा कि जो कंडक्टर है उसके एटम को उसने एक टीनी ऑसिलेटर कंसीडर किया, और उन्होंने ये कहा कि ये किसी भी किस्म के रेडिएशन को एब्जॉर्ब या एमिट कर सकता है कंटिन्यूअस फॉर्म में। कंटिन्यूअस मींस एवरी वेवलेंथ इज पॉसिबल that atom can emit or absorb। और ये उसने मास स्प्रिंग सिस्टम से हेल्प लिया कि मास स्प्रिंग सिस्टम जब ऑसिलेशन करता है तो एनर्जी को कंटिन्यूअस फॉर्म में लॉस करता है, ठीक है। तो वहां से उसने ये आइडिया लिया। तो जब रेली जीन्स ने क्लासिकल मैकेनिक्स को इस्तेमाल किया तो एक थ्योरेटिकल इक्वेशन आया, और जब उस इक्वेशन के बेस पे उसने स्पेक्ट्रम ड्रा किया तो देखिए रेली जीन स्पेक्ट्रम, दिस एग्री फॉर लॉन्गर वेवलेंथ, फॉर लॉन्गर वेवलेंस, ये लॉन्गर वेवलेंस के साथ एग्री, देखो ना ये लॉन्गर वेवलेंथ के साथ टच कर रहे हैं, ठीक है। बट फेल फॉर शॉर्टर, बट दिस फेल फॉर शॉर्टर वेवलेंस, ये शॉर्टर वेवलेंस के लिए फेल हुआ। आप जो नजर रहा देखिए लॉन्गर वेवलेंथ के साथ एग्री है बट फेल फॉर शॉर्टर वेवलेंथ, ठीक। इसके बाद फिर वीन आया और इसने एक्सप्लेन करना चाहा, ठीक है। ये आपके पास वीन स्पेक्ट्रम है, ये वीन स्पेक्ट्रम, और वीन स्पेक्ट्रम भी क्लासिकल स्पेक्ट्रम है, ये भी क्लासिकल स्पेक्ट्रम है, और ये स्पेक्ट्रम आप देख सकते हैं, ठीक है। दिस एग्री विद शॉर्टर वेवलेंथ, देखिए ना शॉर्टर के साथ एग्री हो रहा है लेकिन लॉन्गर के साथ एग्री नहीं हो रहा है। तो मैं लिख लूंगा दिस एग्री फॉर शॉर्टर वेवलेंथ, for shorter wavelengths but fail for longer wavelengths, ठीक है। और याद रखिए आज तक इसका कंक्लूजन क्या, इसका मतलब यह है कि रेली जीन्स ने भी एज अ होल स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं किया और वीन ने भी एज अ होल स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं किया, थ्योरेटिकली उन्होंने थ्योरेटिकली ट्राई किया था, ठीक है। और स्पेक्ट्रम एक्सपेरिमेंटल है, तो रेली जीन्स ट्राई थ्योरेटिकली टू एक्सप्लेन ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम, और वीन्स ने भी थ्योरेटिकली ट्राई किया ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। लेकिन दोनों फेल हो गए, एज अ होल स्पेक्ट्रम को किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया, और ये इसमें जरूरी पॉइंट्स है। अच्छा, अक्सर आप बुक्स में देखें तो एमसीक्यूज में ये मौजूद है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है क्लासिकल मैकेनिक्स आज तक ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम को कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर सकता। वेव नेचर ऑफ लाइट,
या क्लासिकल मैकेनिक्स फेल टू एक्सप्लेन एज अ होल ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो 1900 में प्लैंक्स आया और उसने एक नया आइडिया दिया। ठीक है, प्लैंक्स रेडिएशन लॉ, उसने क्या कहा कि लाइट और एनर्जी एब्जॉर्ब्ड or emitted in discrete energy packets or bundles form। उसने ये कहा कि लाइट या एनर्जी आपके पास जो होता है वो डिस्क्रीट पैकेट्स और एनर्जी बंडल्स फॉर्म में एब्जॉर्ब या इमिट हो सकता है। पार्टिकल नेचर का कंसेप्ट उसने दिया। ठीक है, गिव पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, उसने पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट का कंसेप्ट दिया और उसने ये कहा कि एनर्जी डिस्क्रीट फॉर्म में एब्जॉर्ब भी होता है और इमिट भी होता है, कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं। एक एटम को अगर हम ऑसिलेटर कंसिडर करें तो ये हर फ्रीक्वेंसी वाले लाइट को एब्जॉर्ब और इमिट नहीं कर सकता, बल्कि स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी वाले लाइट को ये एब्जॉर्ब भी कर सकेगा और इमिट भी कर सकेगा, हर एक फ्रीक्वेंसी वाला नहीं। ठीक है, और उसने एनर्जी, ठीक है, उसने एनर्जी पैकेट को नाम दिया, एनर्जी पैकेट को उसने नाम दिया, एनर्जी बंडल को उसने नाम दिया क्वांटा। एनर्जी पैकेट को उसने क्या नाम दिया? क्वांटा। ठीक है, और उसने एनर्जी ऑफ क्वांटा E इज इक्वल टू NHF, उसने एक इक्वेशन दिया E इज इक्वल टू NHF। N इज द नंबर ऑफ क्वांटा, H is the Planck's constant, F is the frequency, ठीक है, ऑफ एटम। एटम का जो फ्रीक्वेंसी होगा उसी फ्रीक्वेंसी वाला लाइट वो एब्जॉर्ब या इमिट कर सकता है। ठीक है, और अगर n आपके पास 1 हो, 1 क्वांटा, तो E इज इक्वल टू HF या HC डिवाइड बाय लैम्डा। ठीक है, और इसी इक्वेशन को लेकर जब उसने वैल्यूज पुट किए तो प्लैंक्स ने एज अ होल स्पेक्ट्रम को थ्योरेटिकली एक्सप्लेन किया। इसीलिए फिर प्लैंक्स जो थ्योरी था वो रेडिएशन लॉ बन गया। ठीक है, प्लैंक्स ने क्या कहा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट या लाइट वेव्स, ठीक है, या लाइट या एनर्जी, वेव्स नहीं, लाइट या एनर्जी, वो डिस्क्रीट फॉर्म में एब्जॉर्ब भी होता है और इमिट भी होता है, कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं। तो उसने एक नया आइडिया दिया, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट का कंसेप्ट उसने दिया, और उसी कंसेप्ट के बेस पे उसने एक्सपेरिमेंटल स्पेक्ट्रम को, एज अ होल एक्सपेरिमेंटल स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन किया। और प्लैंक्स रेडिएशन लॉ जो है वो शॉर्टर वेवलेंथ के साथ भी एग्री है और लॉन्गर वेवलेंथ के साथ भी एग्री है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि वेव नेचर ने ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम को एज अ होल एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट ने एज अ होल ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन किया। ठीक है, ये बात याद रखिए। तो मॉडर्न फिजिक्स ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन कर रहा है, लेकिन क्लासिकल मैकेनिक्स आज तक नहीं। ठीक है, हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दो है, एक आपके पास जो है पोजीशन और मोमेंटम के बारे में, और एक एनर्जी और टाइम के बारे में है। ठीक है, डेल्टा एक्स आपके पास है, दिस इज द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, और डेल्टा पी आपके पास है, दिस इज द अनसर्टेनिटी इन अ मोमेंटम। ठीक है, देखिए याद रखिए, हाइसेनबर्ग ये कहता है कि अगर आप एक सिंगल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, एक से ज्यादा पैरामीटर्स को ऑब्जर्व करने के लिए, तो आप एक से ज्यादा पैरामीटर्स एक्यूरेटली सिंगल एक्सपेरिमेंट से मालूम नहीं कर सकते। किस तरह? अगर आप पोजीशन को एक्यूरेटली मालूम करना चाहते हैं तो मोमेंटम को आप एक्यूरेटली मालूम नहीं कर सकते। अगर आप मोमेंटम को एक्यूरेटली मालूम करना चाहते हैं तो आप पोजीशन को एक्यूरेटली मालूम नहीं कर सकते। ठीक है, और यह बात याद रखें कि द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड द अनसर्टेनिटी मोमेंटम का जो प्रोडक्ट होगा, this will be approximately equal to h, या this will be greater than or equal to h। और एक बात याद रखें, अगर हम वेवलेंथ ऑफ लाइट को बढ़ाना चाहते हैं तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इंक्रीज होगा, अगर वेवलेंथ को हम बढ़ाना चाहते हैं, बट अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम डिक्रीज होगा। अगर आप लाइट के वेवलेंथ को बढ़ा रहे हैं टू ऑब्जर्व द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल,
तो अगर आप वेवलेंथ को बढ़ा रहे तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन बढ़ेगा, बट अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम कम होगा। अगर आप वेवलेंथ को कम कर रहे हैं तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन कम होगा, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम बढ़ेगा। तो मतलब यह है, अगर आप शॉर्टर वेवलेंथ वाला लाइट ले रहे हैं तो आप पोजीशन को तो एक्यूरेटली मालूम कर सकते हैं, लेकिन मोमेंटम को नहीं। अगर आप लॉन्गर वेवलेंथ वाला लाइट ले रहे हैं तो आप मोमेंटम को एक्यूरेटली मालूम कर सकते हैं, पोजीशन को नहीं। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप सिंगल एक्सपेरिमेंट से दोनों पैरामीटर्स को एक्यूरेटली मालूम करें। ठीक है, तो ये आपके पास हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है फॉर द पोजीशन एंड मोमेंटम, एनर्जी और टाइम। ठीक है, एनर्जी और टाइम के बारे में आपके पास ये है कि अगर आप एक पार्टिकल के एनर्जी को और टाइम ड्यूरेशन जिसके दौरान वो एनर्जी उस पार्टिकल के साथ हो एटॉमिक लेवल पे, तो वो आप सिंगल एक्सपेरिमेंट से मालूम नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आप एनर्जी को एक्यूरेटली मालूम करें तो टाइम को नहीं कर सकते एक्यूरेटली। अगर आप टाइम ड्यूरेशन को एक्यूरेटली मालूम करें तो एनर्जी को नहीं कर सकते। ठीक है, तो याद रखें, अनसर्टेनिटी इन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। अगर आप लाइट का फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं तो एनर्जी में अनसर्टेनिटी बढ़ेगा, लेकिन टाइम में अनसर्टेनिटी कम होगा। ठीक है, अगर आप फ्रीक्वेंसी को कम कर रहे हैं तो अनसर्टेनिटी इन एनर्जी कम होगा, लेकिन टाइम में अनसर्टेनिटी बढ़ेगा। तो आप सिंगल एक्सपेरिमेंट से या सिंगल वेव से एनर्जी और टाइम दोनों को एक्यूरेटली सिंगल एक्सपेरिमेंट से मालूम नहीं कर सकते। तो इसका मतलब यह है कि आप एक से ज्यादा पैरामीटर को सिंगल एक्सपेरिमेंट से एक्यूरेटली मालूम नहीं कर सकते। मॉडर्न फिजिक्स में, क्लासिकल फिजिक्स में हम कर सकते, मॉडर्न फिजिक्स में नहीं कर सकते। और यहां से हमें एक बात वाज़ेह हो गई कि मॉडर्न फिजिक्स का जो लिमिट है दैट इज 10⁻⁻34 मीटर तक अप्रॉक्सीमेटली। आप मॉडर्न फिजिक्स में ये साइजेस जो है उसके बारे में 10⁻34 मीटर साइजेस के बारे में आपको मॉडर्न फिजिक्स जवाब दे सकता है। ठीक है, तो ये आपके पास जो है दो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। ठीक है, जो कि मॉडर्न फिजिक्स में हमसे ये टॉपिक रह गया था। ठीक है, हाँ, अगर मैं इस तरह लिख लो कि आपके पास न्यूक्लियस, लेट्स सपोज दिस इज न्यूक्लियस। ठीक है, और आपको पता है कि न्यूक्लियर साइज जो है, न्यूक्लियर साइज दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁻15 मीटर, 10⁻⁻15 मीटर तक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए न्यूक्लियस, अगर न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन हो तो उसका वेलोसिटी क्या होगा, या प्रोटॉन अगर न्यूक्लियस में है तो उसका वेलोसिटी क्या होगा। ठीक है, या अगर इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस में नहीं हो सकता, लेकिन आपसे पूछा जा सकता है कि अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में हो तो फिर उसका वेलोसिटी क्या होगा, अगर हो, क्वेश्चन किया गया आपसे। ठीक है, तो फिर आप क्या करेंगे, आपके पास फॉर्मूला है डेल्टा पी डेल्टा एक्स एच, मैं इसको लिख सकता हूं एम वी डेल्टा एक्स एच, वी इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एच एम डेल्टा एक्स। अब एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, अगर प्रोटॉन है तो मास ऑफ प्रोटॉन, डेल्टा एक्स क्या लेंगे आप लोग, साइज ऑफ न्यूक्लियस, साइज ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, अगर प्रोटॉन है तो मास ऑफ प्रोटॉन, अगर इलेक्ट्रॉन है तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। बीटा डीके में जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं उसके बारे में बेसिकली आपसे कहा जा सकता है। तो इस तरीके से फिर आप इसको मालूम करेंगे।